हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे यूपी टेट एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होती है, जो कि यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में एसएसटी के जो पिछले वर्षों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस होते हैं वो आगामी एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता होगा। आप जानते हैं दोस्तों, जुलाई में जो है आपका यूपी टेट का एग्जाम है। उससे पहले आपको करना क्या है, जितने भी पिछले साल के क्वेश्चंस हैं अच्छे तरीके से आपको कवर करके जाना है। चाहे सीडीपी हो गया, एसएसटी हो गया या आपका लैंग्वेज का पेपर हो गया, अच्छे तरीके से पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को लगा करके ही जाना है एग्जाम देने। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। और यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछे जा चुके हैं, एक भी प्रश्न यहाँ पर बाहर का नहीं लिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न लग चुका है, उत्तर आप लोग करिएगा। पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना साथियों कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है और आपका झारखंड दिया है, कर्नाटक दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। जो लोग यहां पर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना जो है ये आपका साथियों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित है। और साथियों इस परियोजना की जो कुल क्षमता है 1000 मेगावाट। कितना? 1000 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक रोपड़ फसल नहीं है? गेहूं, चाय, कॉफी और आपका दिया है रबड़। बताएं इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों रोपड़ कृषि जो होती है ये बड़े बड़े फार्मों पर व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली फसल होती है। ठीक है भाई, यानी साथियों जो रोपड़ कृषि होती है ये बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है और व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। जैसे आपका चाय हो गया, कॉफी हो गया और आपका रबड़ हो गया, ये साथियों आपका रोपड़ फसल के अंतर्गत आएगा। लेकिन साथियों गेहूं क्या है, ये आपका रोपड़ फसल के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि ये क्या साथियों, ये आपका खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन पर जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखें, नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? यह भी आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया सवाल है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं पूछा गया, सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं दोस्तों। ये जितने क्वेश्चन यहां पर कवर किए गए हैं, बताइएगा नाटो का मुख्यालय साथियों ये जो है आपका कहां पर स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नाटो यानी आप कह सकते हो इसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नाटो की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो की स्थापना हुई थी। ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट यहां पर आप सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से और एग्जाम में ये प्रश्न जो है आपका आ चुका है। बताइए दोस्तों, अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, 14 भाषाएं शामिल थी, जो विभिन्न संशोधनों के बाद जो है अब अगर आप देखेंगे तो 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर 4th दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी, तब आप बताएंगे 14, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? बताइएगा। चलिएगा सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो है भाग नहीं है? 5 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, हमने आपको जो है कई बार बताया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष या अखंडता। ये 3 शब्द साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहां पर आपसे सवाल करता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग कौन सा नहीं है, तो वो है साथियों आपका संघात्मकता। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद भी है, लोकतांत्रिक भी है, और आपका धर्मनिरपेक्षता, कहीं कहीं पर आपको धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको जो है पंथ निरपेक्षता, बात जो है एक ही है। ठीक है, हालांकि कुछ अंतर होता है, लेकिन आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा ऑप्शन में, कहीं पर आपको धर्मनिरपेक्ष अगर आपको देखने को मिल जाए वो भी सही है, अगर पंथ निरपेक्ष आपको देखने को मिल जाए वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। अगला सवाल देखें, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो है सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है, बताएं। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो है सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन जो है आपका कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर यहां पर आप सभी प्यारे दोस्त देने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या बताएं। तो साथियों यहां पर जो आपका श्रव्य दृश्य दिया है ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, राइट है। ठीक है साथियों, श्रव्य दृश्य साधन जो है जैसे आपका टेलीविजन या प्रोजेक्टर से छात्रों की आंख और कान दोनों सक्रिय रहते हैं, जिससे क्या होता है, सीखना जो है अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। तो आपका जो ए विकल्प दिया वो बिल्कुल राइट। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है, वो है आपका श्रव्य दृश्य। क्या भाई, श्रव्य दृश्य साधन जो है सबसे सहायक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय जो है सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। दर्शन शास्त्र है, इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, भूगोल है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग यहां पर बताएं। चलिए, सभी साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई। यहां पर जो साथी जा रहे हैं दर्शन शास्त्र पर, कहां पर भाई, ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं दर्शन शास्त्र पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों आपने पढ़ा होगा जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ, क्या भाई, एनसीएफ के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल होते हैं, जबकि आपका दर्शन शास्त्र जो है शामिल नहीं होता है। तो आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर अगला देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, और ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, सवाल नंबर 8 का उत्तर आप लोग बताएं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे, बताएं। देखिएगा दोस्तों, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, और इसमें साथियों जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद, ठीक है, उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष यानी जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, इनके स्थान पर जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तब आप बताइएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तब आप बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या बताइएगा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो सही आंसर है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति मृत्यु या
त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई ध्यानपूर्वक आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलें और लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आप कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस जो है नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं पीटीबीटी पर, किस पर, पीटीबीटी ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों भारत ने जो है 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन आपका दिया है पीटीबीटी, ये आपका दोस्तों क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा उर्वरक जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है, बताएं। 11 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। सही आंसर क्या है बताइएगा आप लोग। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें। कौन सा उर्वरक जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है, वो है साथियों आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या भाई, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है। आपका ए विकल्प जो यहां पर दिया गया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जो है उदासीन उर्वरक होने और मिट्टी को नुकसान न पहुंचाने के कारण इसे जो है किसान खाद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे साथियों, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है लगभग 25% होती है। कितनी, लगभग 25% जो है होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये साथियों पौधों को जो है नाइट्रोजन और अमोनियम और नाइट्रेट दोनों रूपों में जो है प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी, बताइए। ये भी प्रश्न आपका दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए, बताएं। चलिए, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है, आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन राइट है, 1 लाख लीटर। कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। बिल्कुल 1 लाख लीटर ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका दिया है ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, केला का साथियों कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा और आपका दिया है यहां पर शकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर दिया है, आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए और यह भी प्रश्न दोस्तों आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। फटाफट आप लोग बताएं, चलिएगा। बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा साथियों, आप देखेंगे जब बीज के बिना जो है पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से जो है नया पौधा बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे साथियों कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, और आसान भाषा में आप समझिए कि पौधे का साथियों एक हिस्सा ही नया पौधा बना दे बिना बीज के, यही क्या होता है साथियों, कायिक प्रवर्धन होता है। आप देखिएगा दोस्तों, समझ पा रहे होंगे आप लोग, जैसे केले के पौधे के पास जो है जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें साथियों शकर कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको जो है चूसक इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या, चूसक इसे बोलते हैं, और शकर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों केले के पौधे के पास छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं उन्हें ही शकर बोलते हैं और उनसे साथियों नया केला का जो है पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो केला का जो साथियों कायिक प्रवर्धन होता है वो आपका किसके द्वारा होता है, शकर के द्वारा होता है। शकर हमने आपको बताया कि केले के पौधे के पास जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं उन्हें साथियों शकर या चूसक कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। यहां पर आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, बताइएगा। आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरिया। साथियों यूरिया जो है हवा से नमी को बहुत तेजी से जो है सोखता है।
क्या भाई, यूरिया जो है हवा से नमी को बहुत तेजी से सोखता है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया यूरिया, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, आप लोग बताइएगा यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगला सवाल देखें, ये रहा, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करें। यह भी प्रश्न पेपर में आपका आ चुका है, बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था जो है कौन सी होती है? साथियों, हरी खाद मतलब आप समझ रहे होंगे, जो जैसे खेतों में जो लगाया जाता है, जैसे सनई हो गया, ढैंचा हो गया, ये जो है हरी खाद का जो है ये पौधे निर्माण करते हैं। ठीक है। तो साथियों, हरी खाद को जो है फूल आने से ठीक पहले मिट्टी में जो है पलट देना चाहिए, क्योंकि इस समय साथियों पौधे जो है कोमल होते हैं और आसानी से सड़कर जो है नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन जो है प्रदान करते हैं। ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, आपको पता है कि जो खेतों में पहले क्या लगाया जाता है, सनई या ढैंचा। ठीक है। अब तो हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पर कई लोग जो है लगाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये हरी खाद का जो है निर्माण करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फूल आने पूर्व की अवस्था, यानी जो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूल आने से पूर्व की अवस्था, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फल के रस में जो है चीनी की सांद्रता मापी जाती है पोटोमीटर द्वारा, रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा और चीनोमीटर है और आपका टेड्रोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं, फल के रस में जो है चीनी की सांद्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं। चलिए बताएं। अब जो लोग जा रहे हैं रेफ्रेक्टोमीटर ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। साथियों, रेफ्रेक्टोमीटर का उपयोग जो है फल के रस में कुल घुलनशील ठोस यानी चीनी की सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो यहां पर दिया है बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? अच्छा भाई, ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यानपूर्वक इनको देखते हुए आप लोग चलें। ठीक है। तो जेली बनाने में जो है पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, फलों के रस का थक्का बनाना। क्या भाई, फलों के रस का थक्का बनाना, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, टमाटर का लाल रंग साथियों किस रंजक के कारण होता है? आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप कर सकते हैं। साइनाइड के कारण, जैंथोफिल के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण जो टमाटर का साथियों लाल रंग होता है, ये किस रंजक के कारण होता है? आपको पता होना चाहिए, लाइकोपिन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, नींबू का फल साथियों प्रचुर स्रोत है मौलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, टार्टरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर दिया गया है, इसका उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिए, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, यहां पर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? आप देखेंगे साइट्रिक अम्ल का। ठीक है। आपका जो बी ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और साथियों, आप जानते होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इमली हो गया, आपका अंगूर हो गया, इसमें जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सिरके में आप सभी को पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल जो है सिरके में पाया जाता है। और नींबू में अगर आप देखेंगे तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है कहां पर स्थित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर सकते हैं। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? ये साथियों आप देखेंगे नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांचने वाली केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि एगमार्क साथियों कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह होता है, यानी प्रमाणित किया जाता है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अचल स्वर साथियों इसमें से आपके कौन से हैं? स, म, स, ग, स, प है और आपका स ध दिया है। इस प्रश्न का उत्तर करें। चलिए, यहां पर आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं स प पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ये साथियों आपका अचल स्वर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है,
राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? कल्याण से, भैरवी से, विलावल से, खमाज से। ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुका है, बताइए। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। राग यमन जो है किस थाट से उत्पन्न है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कल्याण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, राग यमन जो है कल्याण थाट के अंतर्गत आता है और इसे जो है सायंकाल के समय गाया जाता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा भाई, संगीत के समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? ताल, सम, लय और आपका दिया छंद। बताइए, संगीत के समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहा जाता है? ताल कहते हैं, सम कहते हैं, लय कहते हैं, छंद कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं साथियों लय। क्या भाई? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, संगीत या गायन वादन में जो है समय की समान चाल या गति के निरंतर प्रवाह को लय कहा जाता है। आपका थर्ड विकल्प जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत के साथ इस सारे कंटेंट को तैयार किया गया है, तब आप तक लाया गया है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको श्योर 100% मिलेगी यहाँ से। ठीक, बताइए, इसमें आपका दिया गया है, ये पढ़िएगा आप लोग, ग म प नी स नी ध प और म प ग म ग किस राग का स्वर समूह है? अच्छा, ये प्रश्न दोस्तों यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, राग बिहाग पर, किस पर? राग बिहाग पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। साथियों, यह जो आपका स्वर समूह है ये राग बिहाग को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? बताइए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर श्यामलाल गुप्त पार्षद ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रसिद्ध झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना कानपुर के श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और साथियों, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर यहाँ पर फटाफट आप लोग देते हुए चलें। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन साथियों कौन सा होता है? थायरॉक्सिन होता है, सभी को पता होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिएगा एसएसटी में आपके 60 सवाल आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई 60 में 60 ही आपको पूरा पूरा सही करना है। ठीक है, अगर आपके 40 क्वेश्चन भी सही हो जा रहे हैं तो बहुत बेहतर स्कोर माना जाता है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि भाई 60 में 60 ही सही करके आना, तो परेशान ना होइएगा अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पर सही नहीं हो रहे हैं कुछ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से जो है कौन सी है? बताएं। 27 का राइट आंसर कर सकते हैं आप लोग। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से जो है कौन सी होती है? उबालना, स्टीविंग, खदकना और ये आपका दिया ये सभी। बताएं। साथियों, उबालना आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये भी आपका होता है। ठीक है, तो जल के माध्यम से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? उबलना पहली विधि हो गई, और साथियों आपका स्टीविंग भी होती है। स्टीविंग का मतलब दोस्तों क्या है? धीमी आंच पर किसी चीज को पकाना। ठीक है, और आप जानते हैं साथियों खदकना भी होता है। ठीक है, खदकना भी होता है, यानी ये तीनों विधियां हैं साथियों। क्या भाई? ये तीनों विधियां जो है जल के माध्यम से भोजन पकाने की हैं, तो ध्यान रखें आप लोग। ये सभी आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? बताएं। चलिए, ढोकला बनाने में जो है किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो, फटाफट आंसर बता सकते हो। चलिए, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खमीरीकरण। क्या भाई? खमीरीकरण। साथियों, खमीरीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और साथियों आप जानते होंगे यह ढोकला बनाने का जो है सबसे पहला और जरूरी कदम होता है क्या? फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण। साथियों, जब बेसन या चावल दाल के घोल को जो है कुछ घंटों के लिए ढककर गर्म जगह पर रखा जाता है, तो उसमें साथियों मौजूद प्राकृतिक बैक्टीरिया
सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी को क्या साथियों कहा जाता है? इसी को साथियों खमीरीकरण या फर्मेंटेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को साथियों क्या कहा जाता है? राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हो। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या है आप लोग बताइएगा। राइट आंसर क्या है? साथियों इसे जो है बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या भाई? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है 2 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है ये क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और शैशवावस्था आप जानते होंगे साथियों, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? शैशवा अवस्था कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें, जल प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक, मनुष्य की क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या है? ये तो कॉमन सेंस से ही आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में कई देखने को मिलेंगे जिसका आंसर जो है आप आसानी से कर देंगे। तो जल प्रदूषण का जो कारण साथियों कीटनाशक भी है, मनुष्य के क्रियाकलाप भी हैं और बढ़ती जनसंख्या भी है। ये सभी आपका 4th ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? मनोवैज्ञानिक का विकास करना, मानसिक विकास करना, शरीर का विकास करना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप बताएं। चलिए, शारीरिक शिक्षा का साथियों उद्देश्य क्या है? फटाफट आप लोग उत्तर यहां पर कर सकते हो। तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों शारीरिक शिक्षा का जो पर्पज होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक विकास करना, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, ये तीनों विकास शामिल होते हैं। आपका 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? यहां पर आप बताइए। सानिया मिर्जा, दीपा कर्मकार, पीवी सिंधु और आपका दिया है धुती चंद। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर यहां पर आप लोग दीजिएगा। चलिए, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी जो है इसमें से आपका कौन सा है? पीवी सिंधु, ऑप्शन 3 जो दिया गया है बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, अगला सवाल ये रहा, दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज। बताइए, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप आसानी से कर पाएंगे, बताइए। चलिए, सेशन को भाई एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो दालों में सबसे ज़्यादा जो क्या पाया जाता है वो है साथियों आपका क्या? प्रोटीन है। ऑप्शन 3 बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, LSD के सेवन से क्या होता है? किडनी का रोग, यकृत का रोग, कैंसर का और आपका दिया मानसिक विभ्रम। बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो, फटाफट यहाँ पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिए साथियों, आप देखेंगे जो यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं मानसिक विभ्रम पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों LSD जो है एक अत्यंत शक्तिशाली भ्रम पैदा करने वाली जो है नशीली दवा है, जिसके सेवन से जो है व्यक्ति को मति भ्रम या मानसिक विभ्रम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया है बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, व्यायाम के लाभ क्या है? भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, ये सभी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है साथियों, यहाँ पर 4th ऑप्शन जो दिया है ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों नियमित व्यायाम करने से जो है शरीर का रक्त संचार सुधरता है, मेटाबॉलिज्म तेज होने से जो है भूख अच्छी लगती है और शरीर में जो है फुर्तीलापन आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए और आपको करना भी चाहिए, पता नहीं है आपको करना भी चाहिए, व्यायाम डेली लाइफ में जो शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, वृत्त आरेख उपयोगी होता है विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए, वृत्त आरेख साथियों उपयोगी होता है, इसका आंसर आप लोग कर सकते हो यहां पर। राइट आंसर क्या है बता सकते हो। चलिए भाई, प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए, सभी प्यारे दोस्तों का यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। विकल्प आपका साथियों जो सेकंड दिया गया, समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करना, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है। खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, परीक्षा निष्पादन पर, सतत आकलन पर। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बताएं। चलिए, सामाजिक विज्ञान में जो है परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक किस पर बल देता है? बताएं।
दोस्तों आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा सतत आकलन पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का पोजीशन पेपर रटने की प्रणाली को खत्म कर जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जो है बल देता है। आपका फोर्थ ऑप्शन जो यहां पर दिया गया है यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया है, उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है, 38 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो। जो साथी यहां पर जा रहे हैं उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 पर यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य साथियों क्या है, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना, बिल्कुल बात सही है भाई। अच्छे नागरिक होना, बिल्कुल बात सही है। सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, यह भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है, यह विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। 39 का उत्तर आप कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आप आंसर दे सकते हो बताओ भाई। चलो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, तो साथियों परियोजना कार्य का महत्वपूर्ण होता है, परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि करके सीखना और सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका जो यहां पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, जॉन डीवी के व्यापारिक दर्शन, माफ कीजिएगा, जॉन डीवी के व्यवहारिक दर्शन और लर्निंग बाय डूइंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या है, करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे ज्ञान जो है व्यवहारिक और अस्थायी बनता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय बहुलतावादी समाज में जो है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो यहां पर आप लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा फिर से एक बार, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को यहां पर निर्देश दिए गए, आप लोग बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर दोस्तों आप देखेंगे जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता है कि साथियों भारत जो है जैसे विविधतापूर्ण देश में जो है सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों को समावेशी होना चाहिए, ताकि ये जो है हर पृष्ठभूमि का बच्चा जुड़ाव महसूस कर सके। ठीक है साथियों, पाठ्य पुस्तकों में जो है किसी एक बहुसंख्यक वर्ग का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, बल्कि लैंगिक और सामाजिक संवेदनशीलता होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन दिया है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, भारतीय कला में जो है बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा किया गया है। चलिए यहां पर उत्तर आप लोग बताएंगे, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। सेकंड उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर बताइएगा। यहां पर आपका 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ। साथियों यहां पर जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया प्रथम उपदेश, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे हमने कई बार आपको बताया भी है कि गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश को जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, और जिसका साथियों प्रतीक जो है, जिसका प्रतीक है चक्र या पहिया। क्या, जिसका प्रतीक है चक्र या पहिया। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, प्रथम उपदेश। सेकंड ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों बुद्ध के गृहत्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है बताएं। 42 का आंसर यहां पर फटाफट आप लोग देते हुए चलें, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जो साथी जा रहे हैं यहां पर अशोक ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल क्या है, राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मौर्य सम्राट अशोक के जो है रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख से जो है प्रमाणित होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बताएं। सांची, भीमबेटका, अमरावती, बाग। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर यहां पर आप बता सकते हो।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं जो है पूरा पाषाण काल की से जो है मध्य पाषाण काल की शैल चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, आपको सभी को पता होना चाहिए। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है भीमबेटका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना जो है इनमें से किसके द्वारा करी गई? बताएं, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है क्या है भाई? बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कब करी गई भाई? 1815 में। कब? 1815 में। सवाल नेक्स्ट है, किसके वायसराय काल में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? 45 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। किस वायसराय के कार्यकाल में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करी गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ऑप्शन सेकंड आपका जो है दोस्तों ये बिल्कुल क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इनमें से किस मुगल सम्राट ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? 46 का उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं अकबर सेकंड ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष पारित हुआ? साथियों, ये सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर कब क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं 1856 पर, किस पे? 1856 पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है भारत का शासक जो है साथियों कौन था? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो साथी जा रहे हैं अकबर ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से जो है किस सूफी संत के शिष्य थे? बताइए, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या है? आप लोग बता सकते हो। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शंकर ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल साथियों यहाँ पर सही आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, इन बादशाहों में से जो है कलंदर के नाम से किसे जाना जाता था? कलंदर के नाम से भाई किसे जानते थे? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो, चलिएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर बाबर पर ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बाबर को साथियों कलंदर कहा जाता था, ऑप्शन 3 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखें साथियों, 1526 ईस्वी में आप जानते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है विजय के बाद भारत ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया था और उसकी इसी उदारता के कारण जो है उसे कलंदर कहा गया। ठीक है। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है 2011 की जनगणना के में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? यानी जनसंख्या की कमी जो है किस राज्य में देखने को मिली 2011 की जनगणना के अनुसार? बताएं। सही उत्तर क्या है आपका? यहां पर आंसर कर सकते हो। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई कहाँ? नागालैंड पर, ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड था जहां जो है जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो दिया है बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 52 का आप लोग उत्तर बताएं। चलिए, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों को पता होना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर मूसी नदी पर वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है? वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, कोयला एक उदाहरण है अवसादी सेल का, रूपांतरित सेल का, अग्नेय सेल का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर आप बताइएगा। कोयला जो है, कोयला एक उदाहरण है, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं अवसादी सेल पर ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएंगे। सवाल नेक्स्ट है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह जो है नहीं है, यहां पर आप लोग इसका उत्तर करिएगा। बुध और शुक्र, बुध और शनि, पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल। बताएं। चलिए, जो लोग यहां पर जा रहे हैं बुध और शुक्र ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखिएगा आप लोग, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध और शुक्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है, बताएं। प्रशांत महासागर, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में। इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? सभी दोस्त उत्तर करो फटाफट यहाँ पर। चलिए, तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर, अरब सागर पर, वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, बताइए। किस क्षेत्र को फलोद्यान कहा जाता है? यहाँ पर आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। सही आंसर क्या है दोस्तों? आप देखेंगे जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में जो है सर्दियों में वर्षा होती है और यहाँ खट्टे व रसीले फलों जैसे अंगूर, जैतून, संतरा, अंजीर की बड़े पैमाने पर जो है खेती होने के कारण जो है इसे विश्व का फल उद्यान कहा जाता है। किस क्षेत्र को? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही उत्तर होगा। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जो है संसार की छत कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो। संसार की छत साथियों किसे बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर पामीर का पठार ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। पामीर के पठार को साथियों क्या बोलते हैं? विश्व की छत कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप सभी प्यारे दोस्त करने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा चुका है, सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुके हैं। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर सहारा पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और ये आपका साथियों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा का मरुस्थल, याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट है। आप ईमानदारी के साथ बताएं कि आपने इन 58 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है, जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको श्योर 100% साथियों यहाँ से मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।